Hey, the bad news is that time flies. The good news is that you are the pilot. Today is 20th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Let us have today's discussion without camera. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। यार्लंग सैंगपो ग्रैंड कैन्यन है तिब्बत का। ये लॉन्गेस्ट कैन्यन इन द वर्ल्ड है। नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी मिल्की वे से है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑर्गेनिक होराइजन होराइजन होता है टॉप मोस्ट होराइजन ऑफ द सॉइल। सॉइल की ऐसे लेयर्स होती है और ये सारे डिफरेंट होराइजन्स होते हैं। ऑथर ऑफ द बुक रिबेलियन इन 1857 है श्री पीसी जोशी जी। श्री सीआर दास जी एंड श्री मोतीलाल नेहरू जी ने फाउंड किया था स्वराज पार्टी को 1923 में। आज के सवाल हैं, कांवड़ लेक इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? कामलांग टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ WPI ये कितने ड्यूरेशन पे रिलीज होता है ये इंडेक्स? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑथर कौन है? लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड क्या है? आज की वोकैबुलरी है रेटिसेंस मतलब अल्पभाषिता, कम बोलने वाला। द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेटिसेंट जो रिजर्व नेचर है। इंट्रोवर्जन है। फ्रॉट विद प्रॉब्लम्स मतलब फुल ऑफ, फिल्ड विद और लाइकली टू रिजल्ट इन समथिंग अनडिजायरेबल, भरा हुआ। देन ग्लोब ट्रॉटिंग का मतलब है वो विश्व यात्रा, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है। परसिक्यूटेड मतलब वो बहुत सताया हुआ है, हॉस्टिलिटी एंड इल ट्रीटमेंट। देन एब्स्टेमियस का मतलब होता है एब्सटेन करना, संयम बरतना। नॉट सेल्फ इंडल्जेंट especially when eating and drinking. Too many of gulab jamuns not good. Temperate, abstinent and austere. Then ये आज के सवाल हैं। सी आंसर्स आप प्रेफर करो मेल पे सेंड करना। लास्ट डे माय फोन क्रैश तो आई लॉस्ट 2 months ऑफ व्हाट्सएप डेटा, सो दैट इज़ वाई वो रिकवर बैकअप नहीं हुआ था। ये चीज़ व्हाट्सएप वगैरह में होती है, दैट इज़ वाई आप मेल अगर सेंड करो तो दैट इज़ बेटर। ओके, so these are the questions of 20th of January 2022। व्हाट्सएप में एक प्रॉब्लम और आता है कि जैसे आपने मेल से आपने डॉक्यूमेंट सेंड किया, अगर आपने उसको डिलीट कर दिया तो वो मेरे लिए भी इनएक्सेसिबल हो जाता है। सो प्रिफर मेल। ओके, सो दीज आर द 2 न्यूज़पेपर अवर रेफरेंस मटेरियल। दिस इज़ द हिंदू एंड दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन। सी फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है कोविड से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो पेमेंट्स हैं, जो कोविड के कारण जिन लोगों की जान गई उनको कंपनसेशन देना है एट्सेट्रा, इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत होती है। ये एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आंसर राइटिंग, केस स्टडी में ये कीवर्ड अक्सर हम यूज़ करते हैं। एक्स ग्रेशिया, जैसे कोई डिज़ास्टर वगैरह हुआ तो उनको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पीड अप करने की ज़रूरत है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव टू कॉल आउट स्टेट आफ्टर स्टेट लाइक दिस। एवरी स्टेट बिलीव्स द पीपल आर इट्स मर्सी। सो जो कोविड-19 का डिज़ास्टर हुआ, सेकेंड वेव में देखा, फर्स्ट थर्ड वेव में, तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रिलीफ है वो इमीडिएट यहाँ पे प्रोवाइड करें, पेमेंट्स एंड ऑल। ये आईसी कूल है, ब्लैंकेटेड विद स्नो, तो ये नॉर्थ कश्मीर है अंडर द ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट आईएएस काडर। सी जब सिलेक्शन होता है और डिफरेंट पोस्ट मिल जाती है, फिर इसके बाद जैसे ऑल इंडिया आईएएस है या फिर आईपीएस है, इनको ना काडर मिलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी। काडर मतलब स्टेट्स अलोकेट हो जाते हैं कि आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंग से असम काडर मिला या फिर आपने प्रेफरेंस क्या दिया और रैंकिंग और परफॉर्मेंस ऐसे करके काडर सिस्टम होता है। तो वो काडर सिस्टम क्या होता है कि ऑफिसर्स को पर्टिकुलर स्टेट अलोकेट हो जाता है एंड उनकी जो थ्रू आउट जो सर्विस है वो उसी स्टेट में होगी। ऑल इंडिया सर्विस है बट वो डिफरेंट जो काडर मिला है वहाँ पर उन्हें काम करना पड़ता है। अब यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है कई बार कि कोई राज्य स्तर का अधिकारी है, किसी को पर्टिकुलर काडर मिल गया से वेस्ट बंगाल, बट यूनियन गवर्नमेंट को लगता है इस ऑफिसर का रिक्वायरमेंट मुझे सेंटर पे है, तो यूनियन गवर्नमेंट कई बार उस डेप्यूटेशन पे उस ऑफिसर को सेंटर पे बुला लेती है। तो यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है अक्वायरिंग फॉर इटसेल्फ
ओवर राइडिंग पावर्स टू ट्रांसफर IAS एंड IPS ऑफिसर्स। अब सी ऑफिसर्स भी सब टाइप के होते हैं, कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स होते हैं। अब अच्छे लोगों की डिमांड सेंटर में भी होती है और स्टेट में भी होती है। स्टेट क्या बोलेगा कि जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको हम सेंटर पे डेपुटेशन पे नहीं भेजेंगे, और सेंटर बोलता है कि वी नीड गुड ऑफिसर्स सो सेंड दिस ऑफिसर टू सेंटर। तो अक्सर सेंटर और स्टेट का आपस में टसल हो जाता है, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो अब एक नया ऐसा नियम आ रहा है कि जो सेंटर है उसके पास ओवर राइडिंग पावर होगा टू ट्रांसफर IAS एंड IPS ऑफिसर सेंट्रल डेप्यूटेशन पे। तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायरमेंट नहीं होगा। DOPT ये है, डिपार्टमेंट है, जितना भी पोस्टिंग वगैरह जो है ना, कार्डर वगैरह सब ये मैनेज करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इसने एक नया ऐसे अमेंडमेंट प्रपोज किया रूल 6 में, डेप्यूटेशन ऑफ कार्डर ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रूल्स 1954। मतलब सेंटर के पास पावर आ जाएगा कि किसी भी ऑफिसर को स्टेट से उठा के सेंट्रल डेप्यूटेशन पे लाना है तो वो स्टेट की विलिंगनेस का वेट नहीं करना पड़ेगा, ओवरराइड हो सकता है। तो कुछ राज्यों ने इसको अपोज भी किया है। अब ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर यूनियन मिनिस्ट्री में शॉर्टेज भी है, अभी जो टाइम है ना सीवियर शॉर्टेज चल रहा है ऑफिसर्स का, सो दिस इज ओवर देयर। अब लेट अस सी एक्चुअली क्या होता है। ये जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और दूसरे होते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से चुनाव जीतते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, फिर वापस चुनाव होगा, लाइक दैट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जैसे गवर्नमेंट सर्विस में जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहता है, लाइफ लॉन्ग होता है। तो इनकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इसीलिए ये जो सरकारी ढांचा है इसका इधर इतना ज़्यादा डिमांड होता है ऑफिसर्स एंड वर्कर्स का। सो दिस इज़ रूल चेंजेस। अब इसी से रिलेटेड अगर हम देखें ना तो एक सवाल आया था कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, इसमें क्या लिखा है, सिविल जनता सर्विस। मतलब जो सेंस है वो क्या होना चाहिए, पर्पस, आप लोगों की सेवा के लिए हो। यू आर नॉट रूलर, यू आर नॉट लाइक सेलिब्रिटी, शासक एटसेट्रा, यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर देयर टू सर्व द पीपल, सर्व द पीपल। दीज ये जो वैल्यू सिस्टम है ये होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एज एन इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडिविजुअलिज्म को हम कभी भी एनकरेज नहीं करते हैं, हम एनकरेज करते हैं कि एज एन इंस्टीट्यूशन उसको स्ट्रेंथन करना है। जैसे IAS एज एन इंस्टीट्यूशन, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं, IAS एज एन इंस्टीट्यूशन, लाइक दैट। तो सिविल सर्विसेज एज एन इंस्टीट्यूशन, institutional quality is a crucial driver of economic performance, even administrative performance as well. So in this context suggest reforms. क्या reforms चाहिए civil services में to strengthening democracy? Think this is a very good question. GS2 2020 का है। इस सवाल को आप तैयार करोगे ना तो आपके बहुत सारे, आपको रीडिंग वगैरह भी आप करोगे, रिसोर्सेज देखोगे, सो यू विल गेट टू नो अबाउट द फील ऑफ दिस सिविल सर्विस कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए सिविल सर्विसेज, क्या रिफॉर्म्स ज़रूरी है ताकि वो अपना मैंडेट डिलीवर कर पाए, बिकॉज यू आर देयर टू सर्व द पीपल टू स्ट्रेंथन दिस डेमोक्रेसी। सो दिस इज अगेन रियली गुड क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन जो नेक्स्ट है वो है न्यू हरियाणा लॉ में हिट जॉब्स ग्रोथ स्टेक होल्डर। सी ये जो न्यूज़ है ना वो ये है, सन ऑफ सॉइल्स थ्योरी होती है कि जैसे हमारा तो इतने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केरला का बंदा आके हरियाणा में जॉब कर सकता है, हरियाणा का जाके वेस्ट बंगाल में जॉब कर सकता है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाके अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे लोकल एरिया है, ये लोग ट्राई करते हैं कि रिजर्वेशंस टाइप कुछ लाएं, जैसे अक्सर महाराष्ट्र में हम देखते हैं, अभी हरियाणा में। तो हरियाणा में एक ऐसा नियम आया कि जो 75% रिजर्वेशन है वो लोकल पर्सन को मिलेगा, इवन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एक तो शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स हो जाएगा, डिसरप्शन होगा इंडस्ट्रीज़ में, माइग्रेंट वर्कर्स में। ये जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, दे आर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। हमने अभी ये जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा था, यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स पे अटैक हुआ, इन दी एंड किसका नुकसान हुआ, जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो सिमिलरली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं,
अगर ये हरियाणा छोड़ के यहाँ से अगर इनको बाहर जाना पड़ा तो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक लॉस होगा वो यहाँ पे होगा। प्लस सच टाइप ऑफ थिंग्स क्या होती है, एट टाइम्स जो इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री का हम सोचते हैं, क्लोजली टाइड हम पूरे रहे एज अ कम्युनिटी, उसमें भी ये इम्पैक्ट होता है। तो जैसे माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ से चले जाएंगे तो ऑब्वियसली वो से नोएडा चले जाएंगे, नोएडा का फ़ायदा हो जाएगा, बूम हो जाएगा, बट हरियाणा गुड़गांव इधर लॉसेस होंगे। तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी इस बात को उठा रहे हैं। इवन यहाँ पे उनकी एसोसिएशन ने भी बोला कि दिस विल लॉन्गर रन पे इस टाइप के जो मेजर्स होते हैं वो यूजुअली मायोपिक नज़र आते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको एग्जेम्पशन भी मिला हुआ है फॉर 2 years, बट द होल आइडिया इज़ सच टाइप ऑफ अगर हम रिजर्वेशंस कर रहे हैं, सन ऑफ सॉइल थ्योरी हम एनकरेज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो इससे जो इंटीग्रिटी है और वर्क जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क होना चाहिए पूरे कंट्री में, ये डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज गुड़गांव कैसे बना? गुड़गांव बना बिकॉज पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे आए, काम किया। सो दैट इज़ वाई सच टाइप ऑफ थिंग्स जो हैं, इवन यूएसए के केस में भी देखा था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको पॉजिटिवली नहीं देखा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। दिस इज़ अ रॉन्ग आइडियोलॉजी because migrants in the end help building your place, so this is good. so ये एक न्यूज़ है। अब जो नेक्स्ट है वो है लॉन्ग रोड टू ट्रायल, देन विल रिव्यू रिस्ट्रिक्शन आफ्टर 3-4 days, मेंटरशिप प्रोग्राम सेफ गार्डेड है या वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा। दिस इज़ RP 2041 अरावली। अब अरावली हमने 2-3 बार पहले भी देखा है, आंसर राइटिंग भी किया है। वाई? बिकॉज ये जो अरावली है, दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये हैं डायलैपिडेटेड कंडीशंस में, डायलैपिडेटेड कंडीशन। सो दैट इज़ वाई ये जो अरावलीज हैं, ये अरावलीज क्या हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। और अरावली डिग्रेड होगा तो इधर थार डेजर्ट है और इधर हमारा सेंट्रल इंडिया है, तो ये डेजर्ट का डेजर्टिफिकेशन भी बढ़ेगा, यहाँ फ्लोरा एंड फोना भी है, उसका इकोलॉजिकल लॉसेस भी होंगे। सो जो अरावली स्पेल डूम फियर एनवायरमेंटलिस्ट, purchase of EVs, government signs MOU with CESL। then जो नेक्स्ट है वो है डिप इन ईस्टर्न स्वैम्प डियर नंबर्स, सी फॉल इन पॉपुलेशन है फ्रॉम 907 to 868 स्वैम्प डियर। तो ये जो पॉपुलेशन है वल्नरेबल ईस्टर्न स्वैम्प में, साउथ एशिया, काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में पॉपुलेशन कम हुआ है, स्पीशीज एट रिस्क, ये स्वैम्प डियर है। तो ईस्टर्न स्वैम्प डियर है, काजीरंगा में है, ये प्राइमरी प्रे होता है, शिकार होता है कार्निवोर्स का, टाइगर का। तो अगर इनकी पॉपुलेशन कम होगी तो टाइगर की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई इकोसिस्टम में ना एवरीथिंग इज़ वेल कनेक्टेड। अगर उसमें एक भी स्पीशीज कुछ पॉपुलेशन ड्विंडल हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो पूरा उसका इम्पैक्ट पूरे इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। सो दिस इज़ दैट। देन नेक्स्ट इज दिस इज सेफ जोन, ये है कनका दुर्गा टेम्पल विजयवाड़ा में अमिट द कोविड-19 सर्च। ये मिस केरला स्पीशीज है, नॉट एंडेंजर्ड, एक्वेरिटिस्ट ने कहा। दे आर अपसेट विद इट्स इंक्लूजन इन द अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल। सो ये एक स्पीशीज है, नेटिव फ्रेश वाटर स्पीशीज है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं दिस डेनिसन बाब इसका नाम है, ये स्पीशीज़ शेड्यूल 1 में रखी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 में, इसको नहीं रखना चाहिए था, ये इतना थ्रेटेंड नहीं है, नॉट एंडेंजर्ड है, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। सो ये जो लिस्ट है ना, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इससे लगातार सवाल आए हैं। शेड्यूल 1 लिस्ट में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, और अगर शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में है तो उसके मायने क्या है, लाइक दैट। देन दिस इज़ ऑल इन द फ्रे पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजी एंगल। अब कल ही हमने ये देखा था 5G सर्विस का रोल आउट हो रहा है यूएसए में, और ये जो सर्विसेज में सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम भी यूज़ हो रहा है, सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम। अब इससे क्या हो रहा है कि जो प्लेन्स होते हैं ना उनमें ऑल्टीमीटर होता है, ऑल्टीमीटर मतलब जैसे लैंडिंग वगैरह करना है तो वो एल्टीट्यूड, कितना एल्टीट्यूड है, लाइक दैट, ये फ्लाइट लैंडिंग के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो अगर सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम अगर वहाँ लगा हुआ है और कोई प्लेन जिस लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है तो उसमें इंटरफेरेंस पॉसिबल है। 5G के कारण जो प्लेन की कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिसरप्ट हो सकता है और ये कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकता है। तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो प्लेन के स्पेशली एयरपोर्ट्स में जब 5G सी बैंड यूज़ होगा
तो इससे अप्रीहेंशंस हैं। अब ये कंपनीज़ हैं यूएसए की, ये डिप्लॉय कर रही हैं टेलको कंपनीज़। वैसे भी यूएसए काफ़ी डिले चल रहा है 5G का रोल आउट यहाँ पे इन कंपैरिजन टू जापान एंड साउथ कोरिया लाइक दैट। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर एयरपोर्ट्स में ये बैंड डिप्लॉय होता है तो जो फॉरेन फ्लाइट्स हैं, जैसे एयर इंडिया ने भी कैंसिल कर दिया बहुत सारा फ्लाइट, तो लैंडिंग एंड फ्लाइट जो ऑपरेशन है उसमें ये इम्पैक्ट होगा, फ्रिक्वेंसीज उसकी। लेट अस सी, ऑल्दो यहाँ पे क्लैरिफाई भी किया है कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, बट मिसमैच का एक फियर है, और व्हेन इट कम्स टू फ्लाइट तो वी डोंट टेक चांसेस। सो ये जो बात है, इससे 5G का रोल आउट डिले हो सकता है यूएसए में भी। और जो फ्लाइट का टेक ऑफ और जो होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो वायरलेस हम सिग्नल्स हैं वो जैम ना कर दें या डिस्टर्बेंसेस ना कर दें या ऑल्टर नहीं कर दें ऑपरेशन ऑफ दिस फ्लाइट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का। सो इसके कारण 5G रोल आउट है वो यहाँ पे डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। What Vladimir Putin really wants. West cannot ignore a determined Russian president anymore as Moscow prepares for its next act on यूक्रेन। चीज़ यहाँ पे अभी यहाँ पे जो हालात है वो थोड़े टेंस हो रहे हैं यूक्रेन में। सी, अब ये जो सवाल है ना, बड़े सिस्टमेटिकली हमने पढ़ा है। पहले हमने रशिया के बारे में जाना, हमने सेंट्रल एशिया के बारे में भी जान लिया, यूएसएसआर अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था। अब हम इधर उसको रिकैप करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से उसको देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। सी, जैसे 18th सेंचुरी में रशिया में कहा था, दो थ्योरी होती है एक्चुअली, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं अपन, हार्टलैंड और रिमलैंड। हार्टलैंड और रिमलैंड। तो हार्टलैंड जैसे रशिया हो गया, ये कोर एरिया है, हार्ट है, और इसके आसपास फेंस की तरह रिमलैंड बना हुआ है। ये जो रिमलैंड है ये कोर एरिया को बचा के रखता है, काइंड ऑफ शील्ड होता है, एक बफर जोन्स बना हुआ है। अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये जो रिमलैंड वाली कंट्रीज हैं या फिर जो पेरिफेरल कंट्रीज हम उन्हें बोल सकते हैं, यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर की, ये सब अब मिलने लग गई नाटो में। नाटो तो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएस लेड था। इससे क्या हुआ, रशिया को बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है कि नाटो एक्सपैंड कर रहा है, तो इससे जो रशिया की सोवरेनिटी है, मूवमेंट एक्सेट्रा, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। दिस इज द कॉज ऑफ वरी प्राइमरली। तो जो रशिया है वो यहाँ पे, जैसे ब्लैक सी का पार्ट हुआ, यूक्रेन क्रीमिया क्राइसिस हुआ, क्या है ये एक्चुअली पूरा पावर प्रोजेक्शन है। नाटो ऑन द बैकयार्ड ऑफ रशिया आने का ट्राई कर रहा है और रशिया उसको डिस्पेल करने का ट्राई कर रहा है। ये पावर स्ट्रगल चल रहा है। जैसे ब्लैक सी में देखें, क्रीमिया में देखें, कॉकेकस में देखें, बेलारस, बाल्टिक रीजन, ये सब क्या आते हैं, एक बफर सिस्टम है रशिया के हार्टलैंड का, और ये अब वल्नरेबल हो रहा है। तो जोसेफ स्टालिन ने भी देखा था, जैसे रशिया में अक्सर ये बोला जाता था कि रशिया इज बिल्ट लाइक अ फोर्ट्रेस, रशिया में कभी भी इन्वेड नहीं करना चाहिए, और स्पेशली विंटर्स में तो नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ गलती किसने की थी, सेम चीज़ गलती की थी किसने, पहले तो नेपोलियन ने किया था 1812 में, फिर 1941 में नाजी जर्मनी ने किया था। इन दोनों ने अटैक करने की कोशिश की रशिया पे, और वो भी विंटर के टाइम पे। यहाँ फ्लैट लैंड्स हैं बहुत ज़्यादा, और वॉर इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली ये जो सीवियर वेदर कंडीशन हो जाती है। तो रशिया ने इन दोनों को डिफीट किया था, नेपोलियन को भी और नाजी जर्मनी को भी। बट रशिया को भी लॉसेस हुए, मटेरियल एंड ह्यूमन लॉसेस काफ़ी हुए। तो विक्ट्री तो जीत लिया, बट रशिया ये समझ गया कि हमें इस जोन को बफर बनाना ज़रूरी है। तो रशिया ने ये जो पूरा कंट्रीज है ना इस बफर जोन की, सेंट्रल एशिया या फिर ईस्टर्न यूरोप कंट्री, उसको अपने एम्बिट में रखना चालू कर दिया। और फिर जैसे यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट बना कि हार्टलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पेरिफेरल कंट्री हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। सो दिस इज डिफेंसिव एग्रेसिवनेस हो रहा है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का, बिकॉज नाटो जो है वो अब इस पेरिफेरल कंट्रीज को नाटो में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा मुद्दा है। रशिया वैसे लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड मास, नेचुरल बॉर्डर्स हैं, ऊपर आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ में पैसिफिक इधर ईस्ट में है, एक तरफ ये वास्ट लैंड बॉर्डर्स है। सेंट्रल दिस यूरोप से लेके, दिस नॉर्दर्न यूरोप से लेके सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट एशिया, बिकॉज रशिया ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी है, एशिया में भी है। तो ये रशिया है। यहाँ पे रशिया जो है वो जोग्राफिकली ब्लेस्ड है। हम ज्योग्राफी मेंस में जो ऑप्शनल है उसमें इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी। अब नाटो जो है वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है। नाटो का ही गेम प्लान था, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म का फाइट चला था। रशिया का फाइनली 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ,
उसके बाद रशिया हो गया वल्नरेबल। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, रशिया हो गया वल्नरेबल। अब नाटो ने एक्सपैंड करना चालू कर दिया अपना, नाटो ने अपना एरिया एक्सपैंड करने लग गया। कोल्ड वॉर में चेक रिपब्लिक आ गया, हंगरी आ गया, पोलैंड आ गया, ये सब ने नाटो ज्वाइन कर लिए। ये पहले वॉर्सा पैक्ट में थे सोवियत के साथ, बट दे बिकेम अ पार्ट ऑफ नाटो। उसके कुछ बाद ये बाल्टिक कंट्रीज जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया भी आ गए। तो इससे रशिया बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और लाइक पुश्ड टू द कॉर्नर टाइप हो रहा है। तो रशिया इज नाउ वेरी एग्रेसिव शो कर रहा है कि वो रेडी टू फाइट है, क्योंकि ये इतना पास आ गई है नाटो की फोर्सेस की, से 160 किलोमीटर है फ्रॉम दिस रशियन कैपिटल। या फिर यूक्रेन अगर फॉल हो जाता है नाटो के हाथ में तो 500 किलोमीटर दूरी होगा मॉस्को वहाँ से। तो रशिया ये चीज़ नहीं चाहेगा कभी भी। दैट इज़ वाई जॉर्जिया और यूक्रेन एंड दिस बुखारेस्ट समिट में बताया कि जॉर्जिया एंड यूक्रेन भी सम मेंबरशिप हो जाएगी 2008 में नाटो की। रशिया ने बहुत एग्रेसिवली इसको रिएक्ट किया इस बात पे। तो दिस इज देयर, रशिया एग्रेसिवली यहाँ पे एक्ट इसीलिए कर रहा है। दूसरी बात आती है ब्लैक सी की। ये ट्रेडिशनली रशिया की लेक माना जाता था। टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया ब्लैक सी बेसिन कंट्रीज हैं और नाटो के भी मेंबर है। तो यहाँ भी रशिया अब इनसिक्योर फील कर रहा है। तो रशिया इज फीलिंग लाइक उसको स्क्वीज किया जा रहा है कॉर्नर पे। और अब रशिया भी 1991 का नहीं है, यूएसए भी 1991 और उसके बाद जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं बचा है। तो दैट इज वाई दिस इज राइजिंग रशिया, एंड जो यूएसए है वो थोड़ा डिमिनिश हो रहा है यहाँ पे। और जो कन्फ्रंटेशन है वो अब यहाँ दिख रहा है। प्रॉक्सी कहाँ पे होगा, जैसे लास्ट 2014 में आई रिमेंबर क्रीमिया एनेक्सेशन हुआ था, ये सेवेस्टोपोल एंड ऑल, रशिया की ब्लैक सी कोस्ट। तो इसी तरीके से अभी पूरा यूक्रेन में भी जो क्राइसिस चल रहा है, वहाँ जो रशिया है वो उसको अक्वायर करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, लेट अस सी। और दूसरी बात, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ कजाकिस्तान में डिफ़िकल्टी हुआ तो रशिया ने CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी फौज तुरंत यहाँ पे भेज दी। डोनबास रीजन में भी जो प्रो रशियन रेबल्स चल रहे हैं, तो ये जो रिमलैंड है ना, यहाँ जो हार्टलैंड रशिया है और ये जो आसपास का पेरिफेरी जोन है, रशिया यहाँ अपनी सुप्रीमेसी फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यूरोप जो है वो रशिया के एग्रेसिव मूव पे रेटोरिकल होगा। जैसे जर्मनी ने बोला हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 कैंसिल कर देंगे गैस पाइपलाइन। यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिव, बाइडन इज ऑल्सो देयर, पॉलिसी मोर और लेस सेम ही है यूएसए की। तो ये कन्फ्रंटेशन के पाथ पे है, ये डिफेंसिव अग्रेशन है यहाँ पे। तो द पॉइंट इज रशिया भी अब बहुत डिटरमाइंड वे में एक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज़ अबाउट सर्वाइवल। और इधर चाइना और रशिया का भी नेक्सस बनता जा रहा है। सो ये जो जोन है, ईस्टर्न यूरोप जोन है, ये कन्फ्रंटेशन पॉइंट बनता जा रहा है, दिस वेस्ट नाटो और दिस रशिया। तो लेट अस सी कोल्ड वॉर टाइप टैक्टिक्स फिर से यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। इसका अब इंडिया में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, लेट अस सी। आगे अब यही न्यूज़ है, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये अभी चीफ गेस्ट आने वाले थे बट वो अब नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड इज़ वन रीज़न, बट दिस इज़ ऑल्सो वन सेटबैक। अगर आते तो 1-on-1 मीटिंग ऑब्वियसली बेटर होती है देन दिस जो वर्चुअल समिट होगा। तो लेट अस सी। डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर सिटी गवर्नमेंट, अब ये भी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। अर्बन सिटी मैनेजमेंट, हमें ज़रूरत है हम एम्पावर करें उन्हें फाइनेंशियल कैपेबिलिटी में भी, बजाय पीस मील अप्रोच। पीस मील अप्रोच क्या होता है, फायर फाइटिंग मेजर होता है। हमें होलजमनेस दिखानी चाहिए व्हेन इट कम्स टू थर्ड टियर। आरबीआई की रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट 2021-22। बात वही है, थर्ड जो टियर है ये फ्रंट लाइन में होना चाहिए जब हमें पैंडेमिक से फाइट करना है, हेल्थ केयर इंश्योर करना है, फाइनेंसेस देना है, हमें माइग्रेंट क्राइसिस सॉल्व करना है, या फिर हमें से क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज बैटल करने हैं। तो जो थर्ड टियर है वो फोर फ्रंट पे होना चाहिए, और वो तब होगा जब वो फाइनेंशियली भी वायबल होगा। 15th फाइनेंस कमीशन, लोकल बॉडीज़ ने भी यही बताया था, गवर्नेंस को बेटर करना ज़रूरी है। अब देयर इज़ ओनली पार्शियल ट्रूथ, रिसोर्स अवेलेबिलिटी इनके पास होती नहीं है। जैसे आप देखो बहुत सारी जो लिस्ट है जिसमें म्यूनसिपैलिटी को ये काम होगा, तो कुछ काम तो मैंडेटरी है, कुछ ऑप्शनल है फाइनेंस वगैरह का। तो ऑप्शनल काम जो होता है ना वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की मर्जी पे हो जाता है, और बहुत सारे स्टेट इनको फाइनेंशियली वायबल कर नहीं पाते। तो अगर फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा तो वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो आरबीआई ने सर्वे किया इतने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, देन ओईसीडी का डेटा भी यही बोलता है कि हमें उनको फाइनेंशियली वायबल बनाओ, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स टू जीडीपी रेशियो में उनको बेटर करो।
दिस इज़ वन थिंग। अब ये जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू रहती है। जैसे हमने बहुत सारे जो स्कीम्स होती है जैसे स्वच्छता अभियान वगैरह है। देखिए, दो चीज़ याद रखना है, पंचायती मतलब गांव होता है, म्युनिसिपैलिटी मतलब शहर होता है, और ये दोनों ही थर्ड टियर माने गए हैं, दोनों ही थर्ड टियर है। पंचायती मतलब गांव, म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब शहर, तो दीज बोथ आर थर्ड टियर, और ये दोनों 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बने थे। तो जैसे अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, चाहे वो कोविड ही हो या फ्लड ही हो या फिर एनी टाइप ऑफ डिज़ास्टर, जो फ्रंट पे रहेगा ना वो सबसे लोअर स्ट्राटा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होगा। तो दैट इज़ वाई ग्राउंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसे बोल सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। अब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है हमारा, तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो शहरों को भी बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से मॉडिफाई करना ज़रूरी है। हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लेके आए थे 1990s में। 18 फंक्शन है 12th शेड्यूल में, और 11th शेड्यूल में कितने फंक्शन है पंचायती राज में, आप बताओ। तो ये है म्युनिसिपैलिटी अर्बन लोकल बॉडी, और इसमें 18 फंक्शन है 12th शेड्यूल में। तो इनमें भी क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होता है फाइनेंशियली वायबल बनाना, और वही वहाँ पे हम लैक होते हैं। अगर सिटीज़ फाइनेंशियली वायबल होगी तो वहाँ पे इंफ्रा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, वर्क अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। देन ऑटोनॉमी भी नहीं होती। ऑटोनॉमी मतलब फंक्शंस में, फाइनेंसेस में एंड फंक्शनरीज में। गवर्नमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो डिपेंडेंट हो जाती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे और इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाती, तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो रियलाइज़ नहीं होता। देन पिंपरी और पुणे एक जैसे एग्जाम्पल्स दिए, ये हाई अर्निंग म्यूनसिपैलिटी है, ये ऑक्ट्रॉय वगैरह सब एनकरेज, मतलब ये अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। जैसे मुंबई का भी म्यूनसिपैलिटी, इट्स वेरी रिच। तो इस टाइप का वायबल हमें बनाने की ज़रूरत है। रॉब नहीं करे उनकी टैक्सेशन पावर से, जीएसटी ने उनको रॉब कर दिया है, बिकॉज बहुत सारे जो टैक्सेशन थे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, वो हो गए सब्ज्यूम हो गए जीएसटी में। तो अगेन फाइनेंशियली वो अब डिपेंडेंट हो गए सेंटर के पास कि 15th फाइनेंस कमीशन पैसा देगा और स्टेट फाइनेंस कमीशन पैसा देगा, लाइक दैट। तो दिस डिपेंडेंसी से कर्टेल हो जाती है उनकी दिस इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये बात है। अब जैसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा 10% इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाए सिटीज़ से, वो उनको वापस दिया जाए डायरेक्ट रेवेन्यू, बट ये अभी भी कंसिडरेशन में है। तो नंबर 1 जो पॉइंट है म्यूनसिपैलिटी या लोअर लेवल थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस को बेटर करने का, वो नंबर 1 पॉइंट यही होगा कि उनको फाइनेंशियली वायबल बनाओ। सेकेंड जो है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेस वहाँ पे दो। हमारी सिटीज़ क्या प्रिपेयर्ड हैं क्लाइमेट चेंज के लिए? हम पीसफुल अप्रोच क्यों करते हैं? स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बहुत सारे पैरेलल में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डुप्लिसिटीज बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट भी होता है, वर्क रीवर्क, लाइक दैट। वी नीड टू बी स्मार्ट। देन लीडरशिप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो द आइडिया इज़, ये चारों पांचों पॉइंट अच्छे हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ में हमें कुछ सीरियस थॉट्स, सीरियस एक्शन लेना ज़रूरी है। तो इसी पे अब हमारा ये सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दिस इज एक्सट्रीमली हाई यील्डिंग, हर प्रश्न में, हर एग्जाम में इससे सवाल आएगा, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बिकॉज ये बात करता है अर्बन लोकल बॉडीज़ का। डिस्कस द नीड, अब ज़रूरत बताओ कैसे स्ट्रेंथन करें अर्बन लोकल बॉडीज़ को। ओके, सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। अब जैसे ये एक और बात है एनोनिमिटी का। सी, कई बार हम देखते हैं इंटरनेट पे लोग जैसे रियल आईडी नहीं बता रहे हैं अपनी, तो उससे उनको एक काइंड ऑफ एनोनिमिटी मिल जाती है। नोबडी नोज देम, एक फ्री स्पेस मिल गया है, कोई जज करने वाला नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं बनाएगा, कोई आपको यूज़ नहीं कर पाएगा, या फिर अदर टाइप ऑफ अनटूवर्ड एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। दिस इज़ ऑनलाइन एनोनिमिटी। ऑनलाइन एनोनिमिटी से यहाँ पे 2 बातें रखी है। एक तो जैसे बहुत फ्रीडम मिल जाती है, यू कैन लाइक, आप देखोगे ऑनलाइन पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, रियल ऑफलाइन पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। तो वाई? बिकॉज इससे आपको फ्रीडम मिलती है एनोनिमस होने पे। सेकंड जो चीज़ है वो है कि इसका मिसयूज़ भी होता है। कई बार आप देखना ट्विटर पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, पीपल शो सो मच ऑफ हेट्रेड, विट्रियोल, नॉनसेंस। वाई? बिकॉज दे बिलीव कि दे आर एनोनिमस। सो एनोनिमस अकाउंट्स एंड जो बॉट्स वगैरह हैं, तो इससे मिसयूज़ भी होता है। कई बार दे एम्पलीफाई करते हैं हेट्रेड को। रियल लाइफ में आप देखना लोग नहीं लड़ेंगे, बट ऑनलाइन जो आते ही
कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं सारे। सो दिस इज़ द पॉइंट, ये जो चीज़ है इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो एक्चुअली ये जो पर्सनालिटी के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स हैं वो भी यहाँ पे ऐसे हाईलाइट हो जाते हैं ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में, और ये चीज़ अभी और बढ़ने वाली है जब से ये मेटावर्स आएगा। देखना डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के शेड्स बाहर आएंगे। सो दिस इज़ दैट। अब जो यहाँ बात है वो है कि जो ऑनलाइन स्पेस है, डिजिटल वर्ल्ड है, इसको भी सैनिटाइज करना ज़रूरी है। डिजिटल वर्ल्ड में भी जो चीज़ें हैं जैसे रेगुलेशन हुआ, गाइडलाइन हुआ, ऐसा तो नहीं कि वो हमारे फैब्रिक को या फिर कंट्री की इंटीग्रिटी एटसेट्रा को वो डैमेज कर रहे हैं। दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एट टाइम्स वी सी सो मच ऑफ हेट, अब्यूजिव कंटेंट एंड ऑल। सो दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। देन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइडर है वो भी कई बार एनोनिमिसिटी को एनकरेज करते हैं, बिकॉज यू नो जैसे आपको रिव्यू देना है, अगर आप अपने नाम से, रियल नाम से ऐसे कुछ बोलोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं बता पाओगे। बट वही चीज़ आपको से जोमेटो में रिव्यू देना है या फिर ग्लास डोर में रिव्यू देना है, लाइक दैट, तो वो एनोनिमस होकर आप खुल के अपनी बात बता पाओगे। तो कई जगह एनोनिमिटी को भी एनकरेज किया जाता है। तो इसके दोनों पहलू हैं। द आइडिया इज़ कि यहाँ जो चीज़ें होती है लाइक बुलिंग एट्सेट्रा, उस चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। जो ऑनलाइन स्पेस है वो भी सोबर रखना ज़रूरी है। दिस इज़ देयर। देन दिस इज सेलेस्टियल फ्लाईबाइज हैं, ये बहुत सारे कॉमेट्स हुए, एस्ट्रॉइड्स वगैरह हुए, ये सब ट्रैवल करते रहते हैं। तो एक नया एस्ट्रॉइड है जो 18 जनवरी को अर्थ के पास से निकला था, करीब 1 किलोमीटर बड़ा है ये। सो दीज आर एस्ट्रॉइड्स। मीटियोर और मीटियोराइट्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है, टेल। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल फ़ोन्स ओनली एज एन एडवाइजरी। एक्चुअली जो कोर्ट है वर्चुअल हियरिंग है, तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो आ सकते हैं क्या, वर्चुअल जो लॉयर्स वगैरह है अपना केस प्रेजेंट करने के लिए, इस बात पे था। देन रिपब्लिक डे में कोई फॉरेन डिग्निटरी नहीं होगा। रीज़न क्या है, रीज़न है कोविड-19 पैंडमिक। तो ये जो 5 आ रहे थे हमारे पास, ये अभी रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट नहीं होगा। लास्ट ईयर बोरिस जॉनसन भी नहीं आए थे यूके, इस टाइम सेंट्रल एशिया के भी नहीं आएंगे। कोविड-19 इज़ द रीज़न, सेंट्रल एशियन। बट हमारा फिर एक समिट होगा, वर्चुअल समिट होगा यहाँ पे। ओके। सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर लिस्टिंग प्लीज टू डिस्कार्ड ईवीएम से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड एक हियरिंग होगी यहाँ पे। देन दिस इज न्यू कोविड-19 केसेस 3 लाख क्रॉस हो गया है। कोविड-19 ओमिक्रॉन इज नॉट अ नेचुरल वैक्सीनेशन। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, वैक्सीनेटेड होना है। एंड उसके बाद भी स्टैंडर्ड जो है ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना है। अभी जो वर्ड है ना एसओपी, ये बड़ा हाई यील्डिंग वर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इंटरव्यू में कुछ पूछा गया, आप यहाँ अभी यमन में पोस्टेड है, अब यमन में पोस्टेड है, वहाँ एक ऐसा क्राइसिस हो गया, आप क्या करोगे? आई फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये बड़ा सेफ आंसर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बिकॉज सरकारी काम होते हैं ना, इसमें हर चीज़ में का एक नियम होता है, एक रूल बुक बनी हुई है, पुराने एक्सपीरियंसेस सारे वेल डॉक्यूमेंटेड है। आप उन पुराने फाइल्स को देखो, पुरानी गाइडलाइंस को देखो, नियमों को पढ़ो और काम कर दो। इट इज़ वेरी इजी, गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी इजी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी टाइम टू टाइम अपडेट होने चाहिए। तो ये अपडेट है, जैसे अर्थक्वेक आया तो जो ट्रेन्स हैं, तो अर्थक्वेक तो आ गया, अब आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रेलवे ये देखे कि जो ब्रिजेस वगैरह है उसमें कुछ डैमेज तो नहीं हुआ अर्थक्वेक के कारण। ये एक नया अभी जनरल सब्सिडियरी रूल मैनुअल जो है उसको अपग्रेड करने की बात है कि अर्थक्वेक हुआ, फ्लडिंग्स हो जाती है तो इमीडिएटली जो ट्रैक है उसका फिर से मॉनिटरिंग करें। तो सिविल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का यहाँ पे चेक करें, ब्रिजेस एंड ऑल सब देखें यहाँ पे। देन इसके बाद एसओपी है अर्थक्वेक, ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो भी देखे। तो द होल आइडिया इज कि एंटायर सेफ्टी सिक्योरिटी इमीडिएट मॉनिटरिंग होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू नेचुरल डिजास्टर लाइक ट्रेन ऑपरेशन में फ्लड, लैंडस्लाइड, सुनामी, स्नो अवलांच का क्या इम्पैक्ट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, HAL ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉप्टर एक्सपोर्ट, दिस इज गुड। मॉरिशस वगैरह को लाइट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 एक्सपोर्ट करेंगे, गुड। डिफेंस एक्सपोर्ट हमें करना चाहिए। फुल मार्केट अप्रूवल की बात है वैक्सीनेशन का, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। ई श्रम पोर्टल है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर वर्कर्स जो हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल कैंप है जिसमें वर्कर्स को यहाँ पे रजिस्टर करवाया जा रहा है। देन सुप्रीम कोर्ट, हेट स्पीच शुड नॉट बी एनकरेज्ड।
देन 18 मिलियन कोविड केसेस लास्ट वीक आए हैं। देन दिस इज टूरिज्म डे, दिस इज टूरिज्म डे। इकोनॉमिक रिकवरी इज येट टू अटेन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब हमें साइंस दिखते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है और फिर वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, तो वो स्टेबल नहीं हो रही है रिकवरी हमारी जो है। तो जैसे जीएसटी ई वे बिल हुआ, ऑयल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ, ये सब इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी कहलाते हैं। इधर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है मतलब इकोनॉमी इज डूइंग बेटर। देन इंडियन ऑयल प्रोडक्शन कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, आउटपुट कम हुआ। हीरो इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स भी सीएनजी निकाल रहा है। हाई टैक्सेशन, लीव एविएशन क्रॉनिकली इल। देन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। देन दिस इज स्पोर्ट्स, और ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। इन्फ्लेशन बना हुआ है, कोविड के केसेस आ रहे हैं, यूरोपियन डैमेज। ये क्या है? टोंगा आइलैंड्स हैं, टोंगा आइलैंड्स। सुनामी का डैमेज नजर आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शन, दिस वॉल्केनोस का भी हुआ इरप्शन, तो सुनामी कैसे होती है? जब समुद्र में ऐसे कुछ डिस्टेबिलिटी होती है, वेव्स रिपल्स जनरेट होते हैं और एनर्जी ऐसे करके ट्रांसफर होती है। फिर जब कोस्टल एरिया आता है तो उसकी वेवलेंथ वगैरह, दिस हाइट जो है वो बढ़ जाती है और ये इनंडेशन हो जाता है सी वाटर इन कोस्टल लैंड, दैट इज कॉल्ड सुनामी। जॉब लॉसेस भी हैं। अब हमने मेटावर्स देखा ना, अभी जैसे एनोनिमिसिटी की बात किया, तो मेटावर्स मतलब वर्चुअल, अब बहुत ज़्यादा प्रोफाइलिंग होगी। अभी जैसे वेब 3.0 भी आ रहा है, हर किसी का एक ना इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी है, लाइक दैट। गेमिंग में ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट होती है, गेमिंग मेटावर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट अब इधर स्ट्राइड ले रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ा डील किया है, ऑल कैश वैल्यू $70 बिलियन दिए इसने, और ये यहाँ पे दो खरीद लिए यहाँ पे, जो गेमिंग वर्ल्ड के दीज टू आर चैंपियंस। तो पैंडेमिक भी है और गेमिंग इंडस्ट्री भी बूम पर है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन दोनों को खरीद लिया है। एक्टिविजन ब्लिजार्ड, बाइंग एक्टिविजन ब्लिजार्ड, ओके। ऑल कैश डील में किया। सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के नडेला। सो दिस इज देयर। वीडियो गेम में माइक्रोसॉफ्ट का फोरे है, गुड। तो दिस इज स्मार्टफोन, एक्टिविजन ब्लिजार्ड। द राइजिंग टेंशंस इन द बाल्कन। ये जो न्यूज़ है ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, प्राइमरली यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो स्कीम आई थी, एक्चुअली ये आर्टिकल भी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था, जो इलेक्शंस होते हैं ना, यहाँ जो फंडिंग होती है इलेक्शन की, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। और अगर इलेक्शंस जो हैं वो सारा मनी पावर पे ही डिपेंड हो गया, तो वो इलेक्शन तो कभी फ्री एंड फेयर हो ही नहीं पाएगा। सो दैट इज़ वाई जो फंडिंग ऑफ इलेक्शन है ना, ये रूट कॉज है जितने भी इलेक्शन रिलेटेड इरेगुलरिटीज होती है, या इवन गवर्नमेंट में भी जो प्रॉब्लम्स होती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स करके एक स्कीम आई थी, इसको एक बार आप नोट्स में देखना, कुछ टाइम पहले हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था। आई विल रिज्यूम दैट प्रीवियस स्टाइल ऑफ नोट्स मेकिंग। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या होता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी थ्रेट होता है, और इससे जो डोनेशन आया है पार्टी को, वो एट टाइम्स इलीगल, एक्टिविस्ट ने बताया है कि वो इलीगल या फिर जो है मनी जो आ रहा है ट्रेसेबल नहीं होगा क्लियरली। तो जो लूप होल्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं टू यूज़ दिस मनी पावर एंड टैम्पर द इलेक्शन आउटकम। तो बात यही है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, दिस स्कीम मस्ट गो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे कि जैसे आप एसबीआई जाओ, हर जनवरी में जैसे 1 से 10 के बीच में आप वहाँ जाओ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदो और उसे पार्टी को डोनेट कर दो। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू आपने एसबीआई से बॉन्ड खरीदे, पैसे दिए, बॉन्ड खरीदे और उसको पार्टी में डोनेट कर दिया, किसी पार्टी में। इससे एनोनिमिसिटी भी आती है अगेन, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये प्राइमरली इसमें कहा है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें इलेक्टोरल बॉन्ड की फाइन लाइंस पता होनी चाहिए और क्या चैलेंजेस आते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराने में, दिस थिंग वी शुड नो। और जो इलेक्शन का फंडिंग है, इस बात पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में करें, और क्यों ना एक कैप लगा दी जाए फंडिंग में कि चुनाव इतने महंगे नहीं हो। एक्चुअली चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे हैं। देन दिस इज नो योर इंग्लिश। तो जैसे यहाँ पे है बाई हार्ट करना। बाई हार्ट करना मतलब किसी को बहुत अच्छे से आपने उसको याद कर लिया, एकदम आपसे नींद में भी पूछे तो आप बता दोगे, दैट इज बाई हार्ट। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आपने बाई हार्ट कर लिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, ये बाई हार्ट होने चाहिए आपको। डीपीएसपी के जो हैं बाई हार्ट होने चाहिए, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज 11, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आर्टिकल्स बाई हार्ट होने चाहिए, मेमोराइज हो गए, ओके। जैसे ये मैरीन है, इसको मतलब यूएस की फोर्सेस होती है, मैरीन है,
तो दिस इज लाइक मैरीन, समुद्री, मैरीन। तो इसका प्रोनाउंस में वैसे भी इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो ये ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है, इट इज समथिंग डिफरेंट, ई की तरह होता है, लाइक फीट, कीन, मरीन, लाइक दैट। आई एम एनक्लोजिंग, तो आप यहाँ पे हियर विद नहीं लगाओगे, एनक्लोज इटसेल्फ इज सफिशिएंट। आई हैव हैड इनफ कॉफी, तो ये तब बोला जा रहा है कि अब आप और कॉफी नहीं लेना चाहते हो, आपने बहुत कॉफी ऑलरेडी ले लिया है। आई हैव हैड इनफ ऑफ ग्रामर, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो आई हैव हैड इनफ ऑफ, तो देयर इज इनफ, इनफ मतलब आप यहाँ पे ये चीज बता रहे हो कि आई हैव के साथ इनफ लगा रहे हो, तो ये चीज बता रहे हो कि आपने ऑलरेडी सफिशिएंट क्वांटिटी में ले लिया, यू डोंट वांट इट एनी मोर। देन हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है? हाउस मतलब मकान होता है, होम मतलब घर होता है। तो हाउस मतलब ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ आप रह रहे हो। होम मतलब आपका फैमिली, परिवार, होम। तो ये होम है, होम सिक। देन दिस इज नेक्स्ट वन, आई एम अफ्रेड। कई बार हम बोलते हैं आई एम अफ्रेड से कोई स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, तो ये काफ़ी पोलाइट तरीका होता है अपना एक्सप्रेस करने का कि आई एम अफ्रेड, हमारा इधर आज ये काम नहीं हो पा रहा है, सो आई एम अफ्रेड, लाइक दैट। तो आप बड़े पोलाइटली उसको बता रहे हो, तो दिस इज वन वे। रूरल अर्बन इज ऑल्सो वन थिंग, मतलब रूरल प्लस अर्बन, अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया, दोनों मिक्स हो गया है। एक रूरल अर्बन मिशन भी है हमारा, रिमेंबर रूरल अर्बन मिशन। व्हाट इज रूरल अर्बन मिशन? टेल। तो दिस इज रूरल अर्बन। तो ये तो हो गई इंग्लिश। और अभी इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स काफ़ी न्यूज़ में है, तो ट्राई टू आंसर। इंडियंस बहुत सारे जो टेक जायंट्स हैं स्पेशली यूएसए के, उसको लीड कर रहे हैं। दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस, सुप्रीम कोर्ट एक्स ग्रेशिया। देन जेंडर गैप इन वैक्सीनेशन, ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाएं। यूएसए में 5G, सी बैंड और फ्लाइट, ये टेंशन हो रहा है। देन फास्टर ग्रीन नोड्स मिलेगी तो सेंटर उसको ऐसे रैंक करेगा। एक्चुअली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो बीच में जंगल वगैरह हो जाता है, वहाँ पे परमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। कोविड का साल है, 3rd ईयर में आ गए हैं। देन दिस इज फर्स्ट, दिस इज विजय चौक में, दिस आई स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए इतने सारे यहाँ पे लेजर शो हुआ। दिस इज नजफगढ़ लेक। वर्चुअल समिट जो है वो पोस्टपोन हो गया है। कोवैक्सीन कोविशील्ड को अप्रूवल मिल गया है। शिफ्टिंग सैंड्स, दिस इज पॉलिटिकल, टेस्ट्स मैटर, आईसीएमआर टेस्टिंग ज़रूरी है। यंग एंड जॉबलेस, दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। यूथ को क्या चाहिए? अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा नौकरी एम्प्लॉयमेंट मिले, और वो नौकरी एम्प्लॉयमेंट भी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिले। मतलब जो पढ़ाई किया है, पोस्ट ग्रेजुएट इन से फिजिक्स है, तो फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे जॉब्स बने। दैट इज वॉट वी नीड, क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। यंग एंड जॉबलेस, देन सैनिटेशन रियलिटी चेक, NFHS डेटा, WHO ओमिक्रॉन। देन 36 दिस हाइड्रो पावर, ब्लिंकन, रशियन एग्रेशन। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वी वर वेटिंग फॉर दिस एक्सप्लेन सेक्शन, जिसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि ये जो डिबेट है वो होना क्यों इतना ज़रूरी है। हाईकोर्ट ने अभी एक चैलेंज किया है वैलिडिटी ऑफ IPC प्रोविज़न, कि जो मैराइटल रेप है वो इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर दे IPC प्रोविज़न में। मतलब जो मैराइटल रेप है, इस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। तो ये अभी कोर्ट पे चल रहा है। IPC के जो प्रोविजंस हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं व्हेन 2 पर्सन आर इन मैरिज, तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दिस इज देयर इंडियन पीनल कोड का प्रोविज़न। अब सी केस जो है वो एक केस यहाँ पे आया था कि एक एक्सेप्शन होता है सेक्शन 375 में इंडियन पीनल कोड में, दैट डील्स विद रेप, कि अगर मैरिज है तो वहाँ पर जो हस्बैंड है उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी बिकॉज दे आर मैरिड। ये चीज़ गलत है, बिकॉज यू नो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कंसेंट। मैरिज का मतलब ये नहीं होता है परपेचुअल कंसेंट। IPC सेक्शन 375 इसको डिफाइन करता है और क्रूशियल एग्जेम्पशंस यहाँ पे मिले हुए हैं। तो द पॉइंट इज इस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। अब प्रोविजंस क्या हैं? जैसे कंसेंट इन परपेचुइटी नहीं होता है, दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्स, बिकॉज जो मैरिज है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिजर्वेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली। तो इन सब चीज़ों का लॉजिकल जो लॉ है, जो सोसाइटी है, उन सब चीज़ों पे जो लर्नेड हमारे जजेस हैं वो इस सब को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इस टाइप के लॉ कुछ UK वगैरह में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है कि एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। अब सी आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? आर्ग्यूमेंट्स ये बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। जैसे आधार रूलिंग बोलता है राइट टू प्राइवेसी। 2017 का जो हमारा एक
ट्रिपल तलाक था वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, क्योंकि लॉज कैन नॉट बी मैनिफेस्टली एंड आर्बिट्ररी नहीं हो सकते। 2018 में जो सेक्शन 377 है अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था एक्सटेंट इट क्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। 2018 में डीक्रिमिनलाइज हुआ एडल्टरी। 2018 में सबरीमाला टेम्पल एंट्री वर्डिक्ट हुआ कि जो रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी होती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और इसमें वो डिसीजन लेंगे। अब ये जो मैटर है ये है मैटर राइट टू लाइफ का, ये मैटर है राइट टू डिग्निटी का, पर्सनहुड का, सेक्सुअल एंड पर्सनल ऑटोनॉमी का, और ये चीज़ आर्टिकल में लिखा है 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। कंसेंट इन परपैचुइटी नहीं होता है। अब इस मैटर में दो चीज़ें होती है कि लेजिटिमाइज एंड डीलेजिटिमाइज। जैसे 375 है उसमें एग्जेम्पशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब अगर ये चीज़ होगा तो इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि कई बार फेक केसेस आते हैं। जो लॉज होते हैं वो रहते तो विमेन सेफगार्ड के लिए हैं, इक्वालिटी के लिए हैं, प्रोटेक्शन के लिए हैं, बट ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस भी हमने देखे हैं जहाँ पे इन नियमों का, इन लॉज का गलत इस्तेमाल होता है, फेक केसेस ज़्यादा होते हैं। उस चीज़ को आप कैसे एड्रेस करोगे, दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। तो एक प्रैक्टिकल जो व्यू पॉइंट है वो भी यहाँ पे देखना होगा कि सेफगार्ड कैसे करेंगे। देन जैसे मिसयूज़ हो जाता है, जो जेन्युइन केसेस हैं एंड देन फिर मिसयूज़ भी होता है, तो इससे क्या जो इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस मैरिज है, फॉल्स अक्यूटल वगैरह होगा, कॉन्विक्शन होगा, तो वो फिर कैसे आगे वर्कआउट करेगा। तो दैट इज़ वाई ये जो मैटर है अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेट अस सी यहाँ पे क्या डिसीजन आता है। बट ये जो पॉइंट्स हैं, दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी वैलिड। जो डिग्निटी एंड ऑनर, सेल्फ रेस्पेक्ट, दीज ऑल थिंग्स शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एंड दीज फंडामेंटल राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड इन लेटर एंड स्पिरिट। सो दिस इज देयर। देन ग्लोबल टोल ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू ड्रग्स है। ड्रग्स हमारे यहाँ जैसे मन से ऐसे ही खा लेते हैं कोई सी भी ड्रग, एंटीबायोटिक्स तो जस्ट लाइक दैट ले लेते हैं। उससे क्या होता है, बैक्टीरियल दिस रेजिस्टेंस हो जाता है, माइक्रोबियल बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। ये है यमन। यमन का भी बेसिक्स हमने कल भी देखा था। यहाँ प्राइमरली फैक्शंस में वॉर हो रहा है। एक है ईरान बैक्ड हाउदी रेबल यमन के। यहाँ भी अटैक जो हुआ उसमें कुछ इंडियंस की लाइफ गई। सो दैट इज़ वाई MEA यहाँ एक्टिव हो गया और हम इस अटैक को, वायलेंस को कंडम कर रहे हैं। यमन जो है ना ये जंक्शन पे है, रेड सी, गल्फ ऑफ अडन पे है। कल ही मैप में देखा हमने, बाबल मंडप है यहाँ पे, स्ट्रेट रेड सी, देन दिस मेडिटेरेनियन जो एक्सेस यूरोप का है बाय सी। तो स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, हाउदीज जो है ना ये लार्ज क्लैन है और ये जैदी शिया सेक्ट के होते हैं। ये यमन के नॉर्थ ईस्ट सादा प्रोविंस में रहते हैं। जो जैदीज हैं ये यहाँ माइनॉरिटी में 35% यमन पॉपुलेशन होता है। तो वन इज दिस जैदी शिया सेक्ट, ये हाउदी है। जैदी जो थे ये रूल करते थे यमन को फॉर 1000 ईयर्स अंटिल 1962। तो माइनॉरिटी 35% है बट दे वर द रूलर्स। फिर 1962 में सिविल वॉर टाइप सिचुएशन होती है, इनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। तो हाउदी क्लैन है वो फिर इन्फ्लुएंस काफ़ी है इनका, दे आर लाइक सिग्निफिकेंट, इनकी जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे। 2004 में हाउदी जो हैं ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि जो यमन में इनको ओवरथ्रो कर दिया गया था, गवर्नमेंट जो आई है दैट इज़ नॉट राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। 2012 में आते हैं अली अब्दुल्ला सालेह। ये यमन के प्रेसिडेंट थे 1990 तक। अब 2012 का ही टाइम था ट्यूनिशिया रिवॉल्यूशन लाइक दैट। तो इधर इनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी होती है, अरब स्प्रिंग टाइप प्रोटेस्ट होते हैं। अली अब्दुल्ला सालेह को यहाँ से जाने की बात होती है। तो ये अपना सक्सेसर चुनते हैं अब्द रबू मंसूर हादी को, हादी गवर्नमेंट को। अब सालेह पोस्ट तो छोड़ देते हैं बट वो मिल जाते हैं फिर हाउती से अगेंस्ट दिस हादी, और फिर यहाँ पे सिविल वॉर टाइप सिचुएशन चलने लग जाता है। तो सपोर्ट मिलता है, इंसर्जेंसी स्टार्ट होती है यहाँ पे। साना यहाँ का जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं। अब पूरा वर्ल्ड इस पूरी इंटरनल वॉर में जंप कर जाता है। एक तरफ सऊदी है, UAE है, प्रेसिडेंट हादी है, ये सब एक तरफ हो गए। दूसरी तरफ जो हाउदी है उसको बैकिंग मिल रही है ईरान की। तो काइंड ऑफ सऊदी और ईरान यहाँ पे लड़ रहे हैं और जो वॉर थिएटर है वो यमन है। प्रॉक्सी वॉर यहाँ पे चल रही है, डिस्ट्रक्शन यमन में हो रहा है। यमन वैसे भी बड़ा गरीब है। तो दीज थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर।
देन सऊदी और ईरान का यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। ये दोनों मिलिट्री फाइनेंशियली बैक करते हैं दोनों फैक्शन को, और दोनों फैक्शन यहाँ यमन पे वॉर कर रहे हैं, तो यमन बन गया वॉर टोन कंट्री। अब ये यहीं पे प्रॉब्लम है, हमारा डायरेक्ट इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। व्हाट वी वांट इज़ कि जो हमारे इंडियंस यहाँ रहते हैं उनको सेफ्टी मिले, प्रोटेक्शन मिले, इंडियन जो इंटरेस्ट यहाँ पर है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। बिकॉज जैसे जो अटैक हुआ ना, तो इसमें यहाँ का जो जनरल है हाउती मिलिट्री का, उसने बताया कि हम इंडियंस को टारगेट नहीं करना चाहते थे। तो इंडिया इज़ वेरी मच लाइक न्यूट्रल ओवर हियर। व्हाट डू वी वांट कि जियो पॉलिटिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहे, हमारे इंडियंस और हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो सेफ गार्ड होना ज़रूरी है। देन दिस इज़ GIC PLI, और यहाँ पे एक्सचेंज MSME कोटक, और दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एंड डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है, मेटावर्स रिंग। ओके, सो ये न्यूज़पेपर है और ये 2 सवाल है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है। ऑलराइट, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.